नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। 14 अगस्त अब से हर साल इस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्योंकि 75 साल पहले इसी दिन हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना था और इसी दिन लाखों हिंदुस्तानियों को उनका धर्म पूछकर जान से मार दिया गया था। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ करीब है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इन 75 सालों में भारत एक गुलाम देश की छवि से आजाद होकर एक महाशक्ति के तौर पर उभरा है। साइंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस और कला के क्षेत्र में हिंदुस्तान के पावर और टैलेंट को दुनिया सैल्यूट कर रही है। लेकिन जश्न और कामयाबी की ये घड़ियां हमें ऐसे ही नसीब नहीं हुई हैं। 10 लाख लाशों और न जाने कितने क्रांतिकारियों की शहादत के बाद आज हम खुद को आजाद कह पाए हैं। आज की ये टेलीसीरीज आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से आजादी के गौरव तक का सफर देखने वाले हैं। देखिए टेलीसीरीज बॉर्डर द लाइन ऑफ डिवीजन का ये एपिसोड, आजाद द एज ऑफ एडवर्सिटी। आठ अगस्त 2022, करतारपुर, पाकिस्तान। एक बुजुर्ग लोगों से गुहार लगा रहा था, कह रहा था, वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। सामने से काली पगड़ी और नीली शॉल में दूसरे बुजुर्ग की एंट्री होती है। दोनों गले मिलकर रोने लगते हैं। ये सीन जितना इमोशनल है, आंसुओं की हकीकत उतनी ही दर्दनाक है। काली पगड़ीधारी शख्स का नाम है सरवन सिंह। 92 साल के सरवन सिंह जलंधर के बहाउद्दीनपुर गांव में रहते हैं। सरवन सिंह करतारपुर में जिस शख्स से गले मिल रहे थे, वो उनका भतीजा है अब्दुल खालिक। सफेद साफा पहने अब्दुल खालिक की उम्र 81 साल है। पूरे 75 साल बाद अब्दुल खालिक अपने चाचा सरवन सिंह से मिल रहे थे। पूरे 75 साल बाद। इससे पहले दोनों जब मिले थे, तब सरवन सिंह की पहचान जो तब थी वही आज है। लेकिन ये सफेद साफे वाले बुजुर्ग 75 साल पहले अब्दुल खालिक नहीं थे। इनका नाम मोहन सिंह था। इन दोनों को एक तारीख ने अलग कर दिया। एक सनक ने मोहन सिंह की पहचान बदल दी और एक जिद ने भतीजे को चाचा से दूर रहने को मजबूर कर दिया। दोनों मिले तो 75 साल की बिछड़न आंसू में बह गई। लेकिन वो वक्त नहीं भूला जब सरवन सिंह के घर के 22 लोगों को दंगाइयों ने जान से मार दिया था। सरवन सिंह आज भी सवाल का जवाब चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किसने बांटा। उनके घर के 22 लोगों के कातिल कौन थे? आइए तारीख की आंखों से सरवन सिंह के सवालों का जवाब तलाशते हैं। 19 जुलाई 1905। तब बंगाल भारत का सबसे बड़ा सूबा था। आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। बंगाल भारत के राष्ट्रवाद और राष्ट्र चेतना की जमीन थी। लेकिन 19 जुलाई 1905 को भारत की एकता पर एक बड़ा हमला हो गया। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का ऐलान कर दिया। मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर पूर्वी बंगाल बना, तो दूसरा हिस्सा बना हिंदू बहुल इलाकों वाला पश्चिम बंगाल। अंग्रेज सरकार ने कहा कि बंगाल के 2 टुकड़े इसलिए किए गए ताकि प्रशासन बेहतर ढंग से काम कर सके। लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों की 2 चालें थी। पहली, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, और दूसरा, नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो गया। पहले मुसलमान इस विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन के जाल में वो फंस गए। एक अलग मुस्लिम स्टेट की लालच में आकर मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ने बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया। यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ने लगी। इधर गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय जैसे राष्ट्रवादियों ने बंग भंग के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन खड़ा कर दिया। विदेशी सामानों की होलिका जलाई जाने लगी। 1906 में बंगाल के टुकड़े होने से खफा रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार शोनार बांग्ला की रचना की, जो बंटवारे का विरोध करने वालों की रैली का नारा था।
1972 में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। बंगाल विभाजन के प्रयोग का असर अंग्रेजों को नजर आने लगा। हिंदू मुस्लिम के बीच खाई गहरी होने लगी। रही सही कसर ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरी कर दी। 30 दिसंबर 1906 ढाका। बंगाल विभाजन को 1.5 साल भी नहीं हुए थे कि ढाका में कट्टरपंथ का एक ऐसा बीज बो दिया गया जो हिंदुस्तान के बंटवारे का आधार बना। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग के रहनुमा जो भी करते उसकी स्क्रिप्ट अंग्रेज अफसर लिखते रहे। 12 दिसंबर 1911 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी आई थी। दिल्ली दरबार में 2 बड़े फैसले हुए। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और दूसरा, कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने बंगाल को बांटकर जो गलती की थी उसे सुधारने में 6 साल लग गए, लेकिन तब तक मुस्लिम लीग ने राष्ट्रवाद की लहर को डिरेल करना शुरू कर दिया था। मुसलमानों के लिए अलग स्टेट की मांग जोर पकड़ रही थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा देकर अलगाववाद की लहर को कम करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये सारे प्रयास नाकाफी थे। अभी उस शख्स की एंट्री बाकी थी जिसने अपनी जिद के दम पर हिंदुस्तान को बांट दिया। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, जिसके बाद पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर रहा। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी और अंत में पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठाई। लेकिन इसके पहले कुछ ऐसा हो चुका था जो उस वक्त भारतीय संघ को लेकर देखे गए ख्वाब के ठीक उलट था। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और फिर हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव गहराने लगा। हालात 1938 तक उस मुहाने पर पहुंच गए जहां तनाव घटाने के लिए बातचीत भी बंटवारे की बुनियाद बन गई। आखिर ऐसा हुआ कैसे? कौन था वो विलेन जिसने बंटवारे की कल्पना को सच साबित किया? देखिए टेलीसीरीज का दूसरा चैप्टर, गद्दार, अ शेम फॉर सिविलाइजेशन। तेईस मार्च 1940 लाहौर। पाकिस्तान बनने की कड़ी में यह तारीख और यह जगह एक अहम पड़ाव है। इसी तारीख को इस शहर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इस प्रस्ताव का मकसद था पूरी तरह आजाद मुस्लिम देश। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लाए गए प्रस्ताव की नींव 1892 में ही पड़ चुकी थी, लेकिन इस नींव पर मिट्टी डालने की बजाय इसे मजबूत किया गया। नतीजतन फरवरी 1938 आते आते नौबत यह आ गई कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बातचीत शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ थे पाकिस्तान के पक्षधर मोहम्मद अली जिन्ना, तो दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी। लेकिन यह बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई और फिर दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। लेकिन इस समिति के निर्माण से 2 नेशन थ्योरी हकीकत में बदल गई। सितंबर 1944 पाकिस्तान की मांग। महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच मतभेद उभरने लगे थे। जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान आजादी से पहले अस्तित्व में आए, लेकिन बापू आजादी के बाद पाकिस्तान को लेकर किसी भी तरह के फैसले को लिए जाने का आश्वासन दे रहे थे। लेकिन 1946 में
मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना से खुद को अलग करके आंदोलन छेड़ दिया, जिससे देश में हिंसा का दौर शुरू हो गया और यह लंबे समय तक जारी रहा। चौदह अगस्त 1947 अस्तित्व में पाकिस्तान। पाकिस्तान निर्माण की यह तारीख आधिकारिक है। पहली बार पाकिस्तान को धर्म के आधार पर एक देश के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन यह दौर हिंसा का था, हिंदू मुस्लिम संघर्ष का था, लिहाजा आजादी के जश्न की चमक धुंधली पड़ गई। जश्न तो मना, लेकिन इस जश्न पर हिंसा भारी थी। एक अनुमान के मुताबिक विभाजन की घोषणा के बाद 10 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि एक अनुमान दोनों तरफ के 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का भी है। दावा किया गया कि 15,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं का अपहरण भी हुआ। अगवा की गई महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में हुए दावों में और भी ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें दंगों को न सिर्फ पाकिस्तान प्रायोजित बताया गया, बल्कि इन दंगों में हुई हिंसा को टारगेटेड मर्डर भी कहा गया, जिसके सबसे ज्यादा शिकार हुए हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अहमदिया और शिया मुसलमान। तब के दौर में पलायन आम था। हिंदुस्तान की तरफ भागने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन कभी वो सही सलामत पहुंचे तो कभी उनके खून से लथपथ शव ट्रेन के जरिए भारत आए। सवाल तब भी यही था और आज भी यही है कि इस धर्म आधारित पलायन का असली विलन था। 15 अगस्त 1946 मुल्क आजाद होने से ठीक 1 साल पहले की तारीख। मुंबई की सुबह खास थी। गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर एक आलीशान बंगले में हलचल हो रही थी। शेरवानी पहने एक दुबला पतला शख्स दरवाजे की तरफ देख रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि मुल्क के बंटवारे का सबसे बड़ा विलन मोहम्मद अली जिन्ना था। A dominant voice in the remaining 1/4 of India, thereby giving the two nations scope and opportunity to develop in accordance. 100 millions of Muslims will never agree merely to a change of master. उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जिन्ना को मनाने पहुंचे थे, लेकिन जिन्ना किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। जिन्ना तय कर चुके थे कि मुल्क का बंटवारा होगा और पाकिस्तान हर हाल में बनेगा, Which will secure freedom for both Hindus and Muslims and the achievement of stable and enduring governments of Hindustan and Pakistan, which I am confident will settle down and in some matters antagonistic to each other. Let me tell you some of the differences. We differ in our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste Hindu rule, a position that Muslim will never accept. As an all India minority, we shall be under the rule of the permanent Hindu majority of about 3-1. मुल्क के बंटवारे और आजादी से पहले का ये वो दौर था जब हिंदुस्तान रियासतों में बटा था। अंग्रेजी हुक्मरानों ने देश को 11 प्रांतों में बांटा हुआ था। मुसलमान सिर्फ 4 प्रांतों में ही बहुसंख्यक थे। इनमें सिर्फ बंगाल ही अकेला प्रांत था जहां जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग सत्ता में थी। लेकिन जिन्ना ने मुल्क के बंटवारे की स्क्रिप्ट मुंबई में तैयार की और उसका एग्जीक्यूशन ऐसे हुआ कि आजादी की खुशियां अधूरे जश्न तक सीमित रही। नतीजतन पलायन का असली विलन भी जिन्ना ही बने। नरसंहार का दोष भी उन्हीं के माथे पर लगा और पाकिस्तान के मौजूदा हालात का कलंक भी उन्हीं पर मढ़ा जा रहा है।
अक्टूबर 2020 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 30वें एलुमनाई फेस्ट में ब्रिटेन के मशहूर इतिहासकार एंड्रयू लॉनी को आमंत्रित किया गया। कोरोना की वजह से पूरा प्रोग्राम वर्चुअल रखा गया। लॉनी की किताब माउंट बेटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स मार्केट में धूम मचा रही थी। इस किताब में लॉनी ने माउंट बेटन के बारे में जो दावे किए थे वो बेहद सनसनीखेज थे। लॉनी के मुताबिक भारत के विभाजन के हर फॉर्मूले की जानकारी माउंट बेटन की पत्नी एडविना को थी। तो क्या अंग्रेजों के लिए भारत का टुकड़ा करना एक खेल था जिसे वो अपनी मर्जी से खेल रहे थे? देखिए टेलीसीरीज का ये एपिसोड, माउंट बेटन द फाउंडर ऑफ फ्रिक्शन। सत्ताईस अगस्त 1979, मुलगमोर, आयरलैंड। ब्रिटिश राजघराने का एक वीवीआईपी अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने आयरलैंड के उत्तर पश्चिमी तट काउंटी स्लाइगो आया था। उस सुबह मौसम जितना सुहाना था, थोड़ी देर बाद मंजर उतना ही भयानक होने वाला था। 79 साल की उस वीवीआईपी को फिशिंग करना बहुत पसंद था। उसने मुलगमोर के पोर्ट पर बंधी अपनी फेवरेट बोट निकाली। बोट पर बच्चे, बूढ़े समेत परिवार के कई दूसरे लोग भी सवार थे। मछलियों के शिकार के लिए शैडो 5 ने तट से संपर्क छोड़ दिया। बोट पर सवार किसी शख्स को भनक भी नहीं थी कि बोट के नीचे 23 किलो का रेडियो कंट्रोल बम छिपा है। 10 मिनट बाद एक तेज धमाका हुआ। शैडो 5 के परखच्चे उड़ गए। ब्रिटिश राजघराने के उस वीवीआईपी की एक टांग उड़ गई, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। 7 दशक की शोहरत फ्लैशबैक में चल रही थी। पावर, पॉलिटिक्स, ग्लैमर और रॉयल फैमिली के कई राज उसकी सांसों का बोझ बढ़ा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा उसे 15 अगस्त 1947 की तारीख कचोट रही थी। वो आंखें खोलकर जीना चाहता था, दुनिया के सामने अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था। वो हिंदुस्तान से माफी मांगना चाहता था, लेकिन होनी को यह मंजूर नहीं था। अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी सांसें थम गईं। जानते हैं ये शख्स कौन था? लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन। आजाद हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन। लुइस माउंटबेटन क्वीन एलिजाबेथ II के पति प्रिंस फिलिप के मामा थे, रॉयल फैमिली के अहम सदस्य। लेकिन इनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान का विभाजन करने वाले शख्स के तौर पर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के कहने पर किंग जॉर्ज 6 ने 20 फरवरी 1947 को लुइस माउंटबेटन को भारत का वायसराय चुना। लुइस माउंटबेटन को मिशन दिया गया था कि 30 जून 1948 तक किसी भी तरह भारत को आजाद करके सत्ता सौंप दी जाए, वो भी बिना विभाजन किए। 22 मार्च 1947 को माउंटबेटन लंदन से भारत पहुंचे। माउंटबेटन के भारत पहुंचने पर दिल्ली, बॉम्बे और रावलपिंडी में दंगे शुरू हो गए। माउंटबेटन पर भारत में नई सरकार बनाने और सत्ता हस्तांतरित करने का दबाव था। लेकिन माउंटबेटन को ये लगने लगा था कि अगर हिंदुस्तान का विभाजन नहीं किया गया तो देश में सिविल वॉर छिड़ जाएगी। वैचारिक तौर पर माउंटबेटन को नेहरू बहुत पसंद थे, जबकि जिन्ना की जहरीली सोच से माउंटबेटन वाकिफ थे। माउंटबेटन को पता चल चुका था कि जिन्ना के समर्थक भी उन्हीं की तरह कट्टर और जहरीले हैं। 5 अप्रैल 1947 को
माउंटबेटन जिन्ना से मिले, उन्हें समझाया कि हिंदुस्तान को बिना बांटे आजादी मिल जाए तो बेहतर है। लेकिन जिन्ना नहीं माने। पाकिस्तान से कम जिन्ना कुछ नहीं चाहते थे। ये वो दिन था जब माउंटबेटन ने 100% मान लिया कि भारत का बंटवारा किए बगैर गवर्नमेंट शिफ्टिंग का मिशन पूरा नहीं हो सकता। भारत के बंटवारे की असल हकीकत और माउंटबेटन प्लान के बीच रहस्य और राज की एक महीन सी परत है, जिसका नाम है एडविना माउंटबेटन। B12, हार्टले लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी रोड, साउथहैम्पटन, यूनाइटेड किंगडम। सुर्ख गुलाब के फूल उस साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बगीचे में खिले हैं, जिसकी दीवारों के पीछे कुछ ऐसी रोमांटिक कहानी दर्ज है जिससे गर्द हटाने की कोशिश इंग्लैंड की एक अदालत में हो रही है। इन सुर्ख गुलाबों और भव्य इमारतों के बीच ब्रॉडलैंड्स आर्काइव में सिर्फ एक रोमांटिक किस्सा ही दर्ज नहीं है, बल्कि इतिहास के सबसे क्रूरतम फैसलों में एक यानी 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे की असलियत भी एक डायरी में दफन है। ये डायरी है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन की। सवाल है कि माउंटबेटन की डायरी पर चर्चा क्यों हो रही है? क्या माउंटबेटन की डायरी में भारत पाकिस्तान बंटवारे का सच छिपा है? क्या बंटवारे के लिए माउंटबेटन ने बंटवारा कमीशन के चेयरमैन रेडक्लिफ पर दबाव बनाया था? क्या बंटवारे के लिए माउंटबेटन ने अपनी पत्नी एडविना को जरिया बनाया था? क्योंकि पंडित नेहरू और एडविना के बीच नजदीकी ताल्लुकात थे। इन सारे सवालों का जवाब साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दर्ज है। लेकिन इस मोड़ पर यह जानना जरूरी है कि आखिर माउंटबेटन की पत्नी एडविना आज मौजू क्यों है। ब्रिटिश लेखक एंड्रयू लाउनी ने इंग्लैंड की अदालत में याचिका दी है। याचिका में लॉर्ड माउंटबेटन की डायरी को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। याचिका में सवाल पूछा गया कि भारत पाकिस्तान की आजादी से एक हफ्ते पहले यानी 6 अगस्त 1947 के बाद की एंट्री को क्यों संशोधित किया गया है। यहां दर्शकों की जानकारी के लिए जानना जरूरी है कि 2011 में अदालत के आदेश पर साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने माउंटबेटन परिवार की डायरी को 2.8 मिलियन पाउंड में खरीदा था और उसे ब्रॉडलैंड्स आर्काइव में सुरक्षित रखा। आज की तारीख में माउंटबेटन परिवार के 99.8% राज सार्वजनिक हैं, यानी इसे कोई भी ब्रॉडलैंड्स आर्काइव से हासिल कर सकता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन परिवार के 0.2% हिस्से को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार की दलील है कि अगर माउंटबेटन परिवार के डायरी की 0.2% हिस्से सार्वजनिक हो जाएंगे तो इससे भारत से उसके रिश्ते प्रभावित होंगे। अब सवाल है, माउंटबेटन की डायरी के 0.2% हिस्से को ब्रिटिश सरकार क्यों छिपा रही है? क्या पाकिस्तान के निर्माण में माउंटबेटन ने पक्षपात और भारत से विश्वासघात किया था? क्या पत्नी एडविना के जरिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के विचारों को प्रभावित करने की कोशिश की थी? क्या एडविना के जरिए माउंटबेटन ने तब देश की राजनीति में दखल अंदाजी की थी? माउंटबेटन बेहिसाब ताकत वाले आदमी थे। एडविना के पास अप्सराओं वाला हुस्न था। यह मिलन जितना खिताबी था, भारत के लिए उतना ही फसादी। बंटवारा कराकर माउंटबेटन ने सबसे बड़े विभाजनकारी का कलंक भी अपने ऊपर लिया। लेकिन कहा जाता है कि इस बंटवारे का हर फॉर्मूला एडविना को पता था।
3 जून 1947 की बात है। भारत के विभाजन के फॉर्मूले पर हर बड़े नेता की सहमति दर्ज हो चुकी थी। ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर से ऐलान होना बाकी था। रात के 8 बज रहे थे। ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण रूम में 3 लोग बैठे थे, मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन और पंडित नेहरू। सबने विभाजन को लेकर रेडियो पर वही बोला जो कागज पर लिखा था, लेकिन जिन्ना ने यहां भी हदें लांघ दी। उन्होंने रेडियो पर ही पाकिस्तान जिंदाबाद चिल्लाना शुरू कर दिया। यह कहानी छोटी सी है, लेकिन बताती है कि जिन्ना पाकिस्तान सिंड्रोम से किस कदर पीड़ित थे। माउंटबेटन को भी जिन्ना की कट्टर सोच और सनक से डर लगता था। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, लकीर, द ट्रैक ऑफ टेंशन। चार जुलाई 1947, दिल्ली। मुस्लिम लीग के दिग्गज नेता लियाकत अली खान लुइस माउंटबेटन से मिलने पहुंचे। लियाकत अली खान के पास जिन्ना का एक मैसेज था जो माउंटबेटन तक पहुंचाना था। चाय पर बात शुरू हुई तो लियाकत अली खान ने बोलना शुरू किया। जिन्ना चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इतना सुनना था कि माउंटबेटन आग बबूला हो गए। माउंटबेटन ने पहले ही तय कर रखा था कि आजादी के बाद दोनों देश में गवर्नर जनरल वही रहेंगे। दरअसल जिन्ना हिंदू सिंड्रोम से पीड़ित थे। उन्हें लगता था कि नेहरू से अच्छे संबंधों के चलते माउंटबेटन का पूरा फोकस भारत पर होगा, ना कि पाकिस्तान पर। माउंटबेटन के अलावा एक और शख्स था जिस पर जिन्ना को जरा भी भरोसा नहीं था। इस शख्स का नाम था सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ। जाने माने ब्रिटिश बैरिस्टर रैडक्लिफ को ही भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर तय करना था। लियाकत अली और माउंटबेटन की मुलाकात के 4 दिन बाद, यानी कि 8 जुलाई 1947 को रैडक्लिफ पहली बार भारत पहुंचे। 14-15 अगस्त 1947 की तारीख नजदीक आ रही थी और दिल्ली के तुगलक रोड के एक बंगले में कागज के पन्नों पर नक्शे बनाए और बदले जा रहे थे। आजाद भारत और पाकिस्तान की नियति बनने वाले इस नक्शे की हर लाइन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन शक्ल ले रहा था, वो भी महज धर्म के आधार पर। करीब 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर की सीमा रेखा महज हिंदू मुस्लिम के नाम पर खींची गई। जिस हिस्से में हिंदू ज्यादा थे वो भारत को मिला और जहां पर मुसलमान अधिक थे वो पाकिस्तान को सौंपा गया। 2 देशों की सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी अंग्रेज जज सिरिल रैडक्लिफ को दी गई। लेकिन असलियत तो यह थी कि 15 अगस्त तक बंटवारे की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं थी। 15 अगस्त को दोनों देशों के पास अपने मुल्क का नक्शा नहीं था। कराची में मोहम्मद अली जिन्ना और दिल्ली में पंडित नेहरू पाकिस्तान और भारत के नए निजाम थे, लेकिन उनकी निजामत का नक्शा मौजूदा राष्ट्रपति भवन यानी तब के वायसराय हाउस की एक तिजोरी में 2 बादामी लिफाफे में कैद था। यह है वो नक्शा जिसके बीच में बंटवारे के बाद का हिंदुस्तान है। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान का वजूद। ये लकीरें 2 अलग अलग आबादी को नहीं, हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक पहचान को अलग कर रही हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए रैडक्लिफ के नेतृत्व में 4 जजों वाले 2 कमीशन बने। पहला कमीशन पूर्वी पाकिस्तान के लिए था और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान के लिए। रैडक्लिफ बेहद दबाव में थे क्योंकि कमीशन के हिंदू और मुस्लिम सदस्य नक्शे की बारीकियों पर लड़ने झगड़ने के लिए उतारू थे। एक इंच जमीन के लिए कमीशन के सदस्यों में तीखी तकरार हो रही थी और बंटवारे के काम में रुकावट आ रही थी। रैडक्लिफ ने कमीशन के सदस्यों से सलाह मशवरा करना बंद कर दिया और अकेले अपनी टीम के साथ सीमा रेखा खींचने में जुट गए। ताज्जुब है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा ऐसे आदमी ने खींची जिसे ना तो इस देश के इतिहास का ज्ञान था, ना भूगोल की जानकारी और ना संस्कृति का अता पता। ताज्जुब की बात यह भी थी कि भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा खींचने से पहले रैडक्लिफ ने किसी बॉर्डर का निर्धारण भी नहीं किया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि रैडक्लिफ के पास जिस इलाके का बंटवारा करना है उसका कोई ठोस नक्शा भी नहीं था। वो 8 जुलाई 1947 को आए और 15 अगस्त से पहले 2 मुल्कों के बंटवारे का प्लान 2 बादामी लिफाफे में कैद कर गए। रैडक्लिफ को पंजाब और बंगाल को 2 मुल्कों के बीच बांटना था।
1800 मील लंबी सीमा को बांटने का मतलब था करीब 9 करोड़ लोगों की नई पहचान तय करना। पंजाब का विभाजन सबसे पेचीदा था। यह वो पंजाब था जहां 1.5 करोड़ हिंदू और 1.5 करोड़ मुसलमानों के साथ करीब 50 लाख सिख रहते थे। सिखों के पवित्र स्थल अमृतसर और ननकाना साहिब और लाहौर को लेकर हिंदू, सिख और मुसलमानों के अपने अपने दावे थे। लाहौर और अमृतसर पंजाब के 2 सबसे बड़े शहर थे। अमृतसर में हिंदू और सिख आबादी करीब 53% थी। अकेले मुसलमान 47% थे। स्वर्ण मंदिर के दोनों तरफ बड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी। अमृतसर पर मुस्लिम पक्षकारों का भी दावा था। रेडक्लिफ के लिए उस लाहौर शहर को बांटना भी मुश्किल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जन्म ही नहीं लिया। लाहौर किसे मिलेगा, भारत या पाकिस्तान को, यह टेढ़ा सवाल था। यहां हिंदुओं और मुसलमानों की करीब करीब बराबर आबादी थी। शहर के कारोबार पर हिंदू और सिखों का दबदबा था, इसलिए हिंदू और सिख अंतिम वक्त तक लाहौर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लाहौर किसे मिला, अब यह इतिहास है। हिंदुओं की मान्यता थी कि भगवान राम के पुत्र लव ने इस शहर को बसाया है, इसलिए इसका नामकरण लाहौर हुआ। फिर अमृतसर और लाहौर के बीच करीब 50 किलोमीटर की दूरी थी, जिसकी वजह से दोनों को अलग करना सबसे कठिन था। ऐसा ही हाल ननकाना साहिब का था, जो गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। लेकिन सिर्फ अमृतसर भारत को मिलना था और लाहौर और ननकाना साहिब पाकिस्तान को। कुछ दूर तक पंजाब को सींचने वाली रावी नदी भी सीमा रेखा में तब्दील हो गई। ऑल इंडिया रेडियो ने 29 मार्च 1949 को रात 9 बजे के अपने बुलेटिन में सूचना दी थी कि सरदार पटेल को दिल्ली से जयपुर ले जा रहे विमान से संपर्क टूट गया है। उन्होंने अपनी बेटी मणिबेन, जोधपुर के महाराजा और सचिव वी शंकर के साथ शाम 5:32 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। इस यात्रा को 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन घंटों बीतने के बाद भी किसी को कोई खबर नहीं मिली, इसलिए हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन जैसे खबर मिली कि सरदार पटेल के विमान की जयपुर से 30 मील की दूरी पर क्रैश लैंडिंग हुई है, तो सबकी जान में जान आई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ था कि सरदार पटेल उस वक्त देश के गृह मंत्री थे, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो अखंड भारत की इकलौती उम्मीद भी थे। इस चैप्टर में देखिए सरदार, आर्किटेक्ट ऑफ प्रेजेंट इंडिया। उन्नीस 1918 खेड़ा खंड, गुजरात। सूखा पड़ने पर शुरू हुए आंदोलन से एक ऐसा चेहरा उभरा जो अपने इच्छा शक्ति के बल पर न सिर्फ देश का चहेता बना, बल्कि आजादी के बाद भारत के भौगोलिक स्वरूप का शिल्पकार भी कहलाया। ये चेहरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और उनकी प्रेरणा का स्रोत थे महात्मा गांधी। दरअसल चंपारण सत्याग्रह से सरदार पटेल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गुजरात के खेड़ा खंड में पड़े सूखे को देखते हुए किसानों को टैक्स से राहत देने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने राहत देने से मना कर दिया। तब गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, लेकिन वो अपना पूरा समय खेड़ा में नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी गैर मौजूदगी में भी संघर्ष की अगुवाई कर सके, और ये तलाश पूरी हुई सरदार पटेल के रूप में, जिनकी जिद के आगे ब्रिटिश हुकूमत को घुटने टेक नहीं पड़े। 1928 बारडोली आंदोलन। ठीक 10 साल बाद एक बार फिर खेड़ा खंड की ही तरह एक बार फिर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन इस बार नेतृत्व पहले से तय था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन्होंने प्रांतीय सरकार के किसान के लगान में की गई 22% बढ़ोतरी की मुखालफत खुलेआम की, और कामयाबी उनके कदम चूमने खुद चली आई। आंदोलन की कामयाबी के कारण उन्हें सरकार की उपाधि मिली। अब तक तय हो चुका था कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिल गया है जो भविष्य की उम्मीद के लिए उजाले की एक किरण है, और यह अनुमान आजादी के बाद बिल्कुल सही साबित हुआ। वल्लभ भाई से सरदार, और सरदार से भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष बनने का सफर जारी था।
5 जुलाई 1947 एक मुहिम की शुरुआत। आजादी मिलने के करीब 1.25 महीने पहले हिंदुस्तान में पहली बार एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। लक्ष्य था देसी रियासतों का विलय, लेकिन सवाल यह था कि इस लक्ष्य की जिम्मेदारी सौंपी किसे जाए। ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलने के बाद इस लक्ष्य को पाना और भी मुश्किल था, लेकिन बतौर गृह मंत्री और रियासत विभाग के मंत्री इस जिम्मेदारी को निभाने का बीड़ा सरदार वल्लभ भाई के कंधों पर आया और उन्होंने इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरा। वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई।